की तरफ, और वो बड़ी खबर है कश्मीर से जुड़ी हुई, और उसको लेके पूरे देश भर में डिबेट हो रही है। जी हां, वो खबर ये है इलेक्टोरल रोल को लेके। जम्मू के उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले से भूचाल आ गया है। ये आप चिट्ठी देख रहे हैं। फैसला क्या है? फैसला यह है कि जम्मू में जो भी शख्स 1 साल से अधिक समय से रह रहा है उसे नए वोटर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। उनके इस फैसले के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी 1 साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके खिलाफ है, गुलाम नबी आजाद इसके खिलाफ बोल चुके हैं। 2 बाइट्स है, पहले आप सुनिए फिर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर आदित्य राज कौल मौजूद हैं और स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश पांडे भी हैं। देखिए, हम पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज़ है, और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है, जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की। देखिए, जहाँ से नॉन रेजिडेंट का वोटर बनाना उसका तो हमेशा विरोध रहेगा और विरोध था, क्योंकि हमारे 370 में यही सबसे बड़ी सहूलियत थी कि बाहर का कोई नहीं, और बाहर का भी हम उसमें तो फिर कोई अंदाजा नहीं। ये सर्टिफिकेट तहसीलदार दे उनको, लेकिन वोटर का हिस्से के लिए वो ठीक नहीं है, वो रियासत के लिए भी ठीक नहीं है। हमारी सोशल टेंशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने बात बता दी थी कि 25 लाख वोट हम जम्मू कश्मीर के अंदर नेम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, और वो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लूप्रिंट इनका बना हुआ है, उसी आधार पे वो चल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये कल जो किया है, हम लोग तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए, एक मतलब झुकी झोंपड़ी है। ये ठीक है, पहले जो इन्होंने कहा जी आधार होगा, ये होगा, वो होगा, 1 साल का उन्होंने रखा हुआ है, हालांकि वो भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने ये कल वाला जो नोटिस है, ये तो सरीन मैं समझता हूँ लॉ जो है, प्रिवेलिंग लॉ, नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट होगा। ये जम्मू कश्मीर के अंदर नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल संविधान के अनुसार चल रही है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक जिस स्थान पर लंबे समय से रह रहा है वहां की मतदाता सूचियों में वह अपना नाम जोड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो हमारे देश के संविधान का एक महत्वपूर्ण अंश है, वो देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो एक स्थान से अपने नाम को मतदाता सूची से कटवाने के बाद दूसरे स्थान जहां वो लंबे समय से रह रहा है वहां पर अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़ सकता है। ये सब देखिए, इसमें बाहर के लोगों की कोई बात नहीं है। जो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बन। तो आपने देख लिया कि जिसे कहते हैं, हमने आपको पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बाइट्स आप सबको सुनाई हमने कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में जो नेता लोग हैं क्या सोच रहे हैं। आदित्य, मुझे ये बताइए कि इसको लेके क्यों बवाल हो रहा है? बाकी स्टेट्स में भी तो यही होता है, और क्या जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स इससे ऑल्टर हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्यों? देखिए, स्पष्ट सी बात है कार्तिक कि हमने पहले भी देखा है कि 370 की जो धारणा है, 370 के जो विचार हैं, वो कुछ पार्टियां आगे भी चलाना चाहती हैं। और एक वैक्यूम कश्मीर में खासकर हमने देखा है जब से 2017-2019 से
हमने देखा कि अलगाववादियों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो जो अलगाववादियों की स्पेस है जो खाली पड़ी हुई है वहां पर, वो पीडीपी वहां पर ले रही है इंक्रीजिंगली, तभी पीडीपी और दमखम से सामने आ रही है इसके खिलाफ। एक स्पष्ट सी बात है कार्तिकेय कि देश भर में जो कानून लागू है, देश भर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वही जम्मू कश्मीर में लागू होगा। कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगा, कोई अलग धारणा ही नहीं होगी, कोई 370 नहीं होगा। तो ये महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला फारूक, गुलाम नबी आजाद, इन सबको समझना पड़ेगा। और एक और जो विचार है, चेंज इन माइंडसेट की जरूरत है आदित्य, माइंडसेट की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, छोटी से छोटी दिल्ली की पॉलिसी हो, नो मैटर कौन सी सरकार, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, कश्मीर के कुछ पार्टियों के लिए या कुछ नेताओं के लिए ये मरकज की चाल होती है कि हर एक स्टेप, हर एक पॉलिसी इनिशिएटिव ये एक मरकज की चाल है लोगों के खिलाफ। तो हर चीज तो ये नहीं हो सकती। आप अगर कुछ चीज आपको गलत लगती है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, लेकिन जो तमिलनाडु में, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में हर जगह लागू है वही जम्मू कश्मीर में लागू होगा। और आप कार्तिकेय अगर श्रीनगर में या जम्मू में रहने जाते हैं, वहां 1 साल रहते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। आप अगर यूपी से दिल्ली शिफ्ट होते हैं, आप दिल्ली में वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं जैसे अभी दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हुआ, पहले मैं दिल्ली में वोट डालता था, अब मैं नोएडा में डालता हूं। तो ये स्पष्ट सी बात है कि अभी चुनाव नहीं होने, लेकिन चुनाव से पहले ये एक ऐसी स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो ये रेडिकल सेपरेटिस्ट थे उनकी स्पेस ही पूरी तरीके से लेना चाहते हैं। और इनको लगता है कि लार्जर एक पॉपुलिस्ट ये मूव है अगर ये सरकार के खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे, और एक तबका है पॉपुलेशन का जो इनके साथ खड़ा होगा। इससे पहले कि मैं डिबेट और ओपन करूं, क्या आपको लगता है ये इसलिए भी है कि जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो वैली डोमिनेटेड रही है? जो आखिरी एक्सपेरिमेंट हुआ था वो शायद मेरे हिसाब से गुलाम नबी आज़ाद का हो, तो लोग भूल जाते हैं वो डोडा से हैं, तो वो जम्मू के पहले वो मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस ने बड़ा विस्पर कैंपेन से बोला था कि बड़ा हमने पैराडिग्मेटिक चेंज किया है, देखो जम्मू का आदमी हमने मुख्यमंत्री बनाया। ये इसलिए कि वो जो कश्मीर घाटी का जो कंट्रोल है, लार्जर अब तो खैर अब तो 2 हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गया, ये इशू वहां फंस रहा है कि अगर दोबारा से कोई जम्मू से मुख्यमंत्री बन जाए, या आपको लगता है कि ये भी एक इशू है कि दूसरे मजहब का मुख्यमंत्री बन जाए? बात यहां की रुक रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आपने कहा। देखिए स्पष्ट सी बात अभी है, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप बात करें वो कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्चस्व अभी सबसे ज्यादा है कश्मीर में, और बीजेपी का सबसे ज्यादा है जम्मू में। और जम्मू में या कश्मीर में मिला के बीजेपी की ये धारणा है, बीजेपी का ये आंकलन है कि चुनाव की कोलिशन करके किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके एक हिंदू मुख्यमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर में लाया जाए। तो इसके लिए वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और तब तक वो चुनाव नहीं कराएंगे जब तक वो एकदम स्पष्ट तरीके से तैयार हों और उनको लगे कि कश्मीर में भी कुछ ऐसी छोटी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोग हैं जो उनके साथ खड़े होंगे और वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। और इसीलिए जो सो कॉल्ड एलिटिस्ट पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो गुपकार से बाहर नहीं निकली, वो गुपकार की पार्टियां तिलमिला उठी हैं। अब मैं इस पे ब्रजेश के पास जाऊंगा, लोग सोचेंगे ब्रजेश के पास क्यों जाऊंगा, क्योंकि ब्रजेश तब इस संस्थान में नहीं थे, लेकिन जिस संस्थान में थे तो इनके एक वरिष्ठ सहयोगी को पता नहीं था कि महबूबा मुफ्ती का भाई है। तो जब ब्रजेश ने खबर ब्रेक की कि उनका वो जो मुफ्ती साहब है वो अपने बेटे के साथ गए हैं, तो वो वरिष्ठ संपादक सकपका गए। उनको लगा कि शायद वही समझते हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स, लेकिन ब्रजेश से बोला नहीं, उनका भाई है, एक पॉलिटिकल आदमी है, मुंबई की इंडस्ट्री में काम करता है। फिर ब्रजेश पांडे ने वो खबर तोड़ी, और जो महासचिव इंचार्ज थे वो फुनफुना के बोले कि मुझे पता है तुम्हारा सोर्स क्या है, लेकिन सोर्स नहीं पता पाए वो, क्योंकि सोर्स तो ब्रजेश के पास था। तो ब्रजेश, आपको ये लगता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्लान है विद दिस डिस्पेंसेशन? एब्सोल्युटली। आप देखिए, पहले डिलिमिटेशन की बात चल रही है, और सबसे पहले एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक पहला स्टेप था। जैसे ही एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया, और उसके बाद यदि 25 लाख नए वोट्स इसमें आएंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, पॉलिटिकल इक्वेशन है, वो बीजेपी की फेवर में ही शिफ्ट होगा। और इसीलिए, और इस स्टार्क रियलाइजेशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी अनजान नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका जो रिएक्शन है वो इतना तीखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार एक नए एडिशन के साथ और डिलिमिटेशन के साथ सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। जो इम्बैलेंस था, जो भाजपा और बाकी कई लोगों का मानना था कि वो जो वैली की तरफ है और जम्मू की तरफ नहीं है, जबकि जम्मू में ज्यादा पॉपुलेशन है और वो है, अब वो इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। और विद न्यू एडिशन बीजेपी कैन बी अ फोर्स टू रेकन विद। और जो बदला हुआ परिस्थिति, जैसे अभी आदित्य बता रहे थे, कई सारी छोटी पार्टियां निश्चित तौर पे बीजेपी की तरह ग्रेविटेट होंगी। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है ये बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद होगी। जो पैरामिलिट्री जो 2-2 साल के लिए डिप्लॉयड है, आर्मी जो 2-2 साल के लिए डिप्लॉयड है, उनको वोटिंग राइट मिलेगा?
देखिए कार्तिक, ये बहुत ही आप कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, इस नहीं, पर मतलब, मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर वहां पर रूल ऐसा है कि 1 साल तक वहां पर कोई भी रहे और वो चुनाव लड़ सकता है, तो मुझे लगता है कि वो भी भारतीय जो हैं सिटीजन्स हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है। तो सीआरपीएफ, आर्मी, पैरामिलिट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी तादाद 5 से 10 लाख हो या उससे ज्यादा हो, 10 लाख, बिल्कुल आप पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, सिर्फ कश्मीर को नहीं देख रहे, तो मुझे लगता है कि वो भी वोट डाल पाएंगे। यूसुफ, आपको लगता है कि अब ये जो दो पार्टी हैं एनसीपीटीपी, मतलब मैं प्राइमरीली, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त दिक्कत में, शैम्बल्स में है, उनका जो एक चेहरा था जम्मू का वो चला गया है, और जो दूसरा और एनसी इसलिए कमजोर है क्योंकि जो उनका आदमी था देवेंद्र राणा, वो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का इंचार्ज है, और हर्ष महाजन तोड़ लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, तो वो स्पीड से दूसरी तरफ काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इस फैसले से पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल सकते हैं जेएनके में? नहीं, इसीलिए फैसला किया गया है शायद। और जो आदित्य राज अभी बता रहे थे कि किस तरह बीजेपी का एक खास मकसद है कि जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बने, इसकी कोशिश बीजेपी ने 2014 में भी की थी। तो बीजेपी का ये खास एजेंडा है और इस एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है। जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हो रहा है उसके पीछे भी एजेंडा है, और अब जो ये फैसला हुआ कि भाई 1 साल तक जो आदमी जम्मू कश्मीर में रह रहा है उसे वोटिंग राइट मिलेगा, और बाकायदा निर्देश इसके दिए गए हैं, तो इसके पीछे भी मुझे लगता है एक खास बात यह है कार्तिक, अगर हम 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो उसमें पीडीपी 28 सीटों के साथ दूसरी, माफ कीजिएगा, पहली सबसे बड़ी पार्टी थी, और बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी थी। लेकिन वोट परसेंटेज में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी की डिलिमिटेशन के बाद जो सूरत बदल रही, जिसके अंदर जम्मू को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिल रहा है, कश्मीर घाटी को थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है, और उसमें एक पेज ये भी फंसा हुआ है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में 2 विधानसभा सीटें रिजर्व करने की सिफारिश की है। तो अगर ये हो जाता है तो 2 सीटें वो बीजेपी की पक्की मान के चलिए आप घाटी में, तो घाटी में बीजेपी का खाता खुल जाएगा, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लगता है कि वो 25 से ज्यादा सीटें बढ़ाकर लाएगी। तो अगर बीजेपी किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो उसके बाद जो भी उससे गठबंधन करेगी तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आजाद होगी। तो उस सूरत में बीजेपी अपने उस एजेंडे पर अमल कर पाएगी। तो बीजेपी बहुत सोच समझकर ये कदम उठा रही है, और मुझे लगता है कि उसमें उसे कामयाबी मिलेगी, ऐसे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आदित्य राज कौल ने जो विश्लेषण किया था उससे मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं भी इसके ऊपर कई लेख लिख चुका हूं, और मुझे मालूम है कि बीजेपी अंदरूनी तौर पर और वहां क्या क्या कर रही है। कुछ जो अभी अमित शाह 3 दिन की यात्रा पर गए थे, उन्होंने वहां पर बकरवाल, गुजर और के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। तो उसके बाद ये हुआ कि एनसीपी, माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कई मुस्लिम नेता भी बीजेपी की, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बकरवाल इंपॉर्टेंट बात बोली है, इस पे पूरी चर्चा हो सकती है। मुझे राम माधव जी को कोट करने में कोई शर्म, मतलब हिचक नहीं है। बहुत एक अरसे पहले जब सरकार चल रही थी, तब एक बातचीत में बोला था कि जो गुजर हैं, जो बकरवाल जैसे आपने नाम लिया, वो एक ऐसी इग्नोर्ड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पे अब हम काम करेंगे, ये तब उन्होंने बोला था। मैं एक अरसे पुरानी बात कर रहा हूं। अंकित जुड़ गए हमारे साथ जम्मू से। अंकित, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आवाज। अंकित, पीडीपी एनसी क्या इसको लेके क्या करने वाली है? बाइट तो हो गई, बयान तो आ गए, और कुछ? देखिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, जैसे ही जम्मू में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये ऑर्डर निकलता है तो तुरंत नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ना सिर्फ दोनों पार्टियां बल्कि अब कांग्रेस जो है उसने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साफ तौर पे कहा है कि ये सीधे बीजेपी को फायदा देने के लिए इस तरीके की ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से कुछ टाइम पहले जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके की बात की गई थी, तो यहाँ कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई अन्य दल जो थे वो मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि इनका एक ही स्टैंडर्ड कि अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से करेगा तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से अब पहली बार जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डीसी की समझ गया अंकित, रिएक्शन एक्सपेक्टेड लाइन पे था। महेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता महेंद्र जी को आवाज नहीं आ रही। सुनील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। सुनील जी, हम लोग सरप्राइज क्यों हैं बीजेपी की? अगर हम पॉलिटिकल
टैक्टिक या राजनीतिक नए राजनीतिक चर्च को देखें तो वो स्टेटस की पॉलिटिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये सबसे ज्यादा जेएनके में किया है। नहीं, इसमें कार्तिकेय जी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो बात कही जा रही है कि आपको जो आदमी किसी भी राज्य में 1-2 साल से अधिक समय से रह रहा है उसको वहां मतदान करने का अधिकार है, लेकिन मतदाता बनने के लिए आवश्यक अभिलेख देने जरूरी है। आपने सीआरपीएफ बीएसएफ की बात की, अन्य राज्यों में भी स्थिति है। नहीं, मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने आदित्य से प्रश्न पूछा था, वो वहीं से आते हैं। नहीं, एक वो था है, वो नियमानुसार है। नहीं, सवाल है कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो नियमानुसार है। अन्य राज्यों में भी ऐसा होता है। मैंने पूर्वोत्तर के राज्यों में देखा है कि जो लोग लंबे समय से तैनात हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, वोट देते हैं, वो अपना मतदाता हो जाते हैं वो। लेकिन उस मतदाता बनने की एक प्रक्रिया है, उसके आवश्यक अभिलेख देने होते हैं। क्या उस अभिलेखों की अनिवार्यता की गई है? ये 25 लाख की संख्या कैसे आई? नंबर 2 कि आप ये भी कह रहे हैं कि जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनके लिए आप उधमपुर में, दिल्ली में, यहां वहां भी मतदान केंद्र बनाएंगे। यह कहां संभव, ये कहां हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोग अगर बहुसंख्यक समुदाय में जम्मू में रह रहे हैं तो उनके लिए आप मतदान केंद्र वहां बना देंगे? क्या नियमानुसार ये संभव है? नहीं, आदित्य आना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट सुनील जी, आपका पॉइंट करता हूं आपके पॉइंट का, लेकिन जो ये माइग्रेंट्स का सवाल आप कह रहे हैं ये पहले भी होता रहा है। कांग्रेस के दशक में भी दिल्ली का जो पृथ्वीराज रोड है जहां पर जेएनके हाउस है वहां पर, और कुछ और जगहों पर जहां पर कश्मीरी पंडितों की या माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस के समय में भी और बीजेपी के समय में भी, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, एक बूथ लगता है और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जिनने पहले वहां पर अपना ये कराया है, और वो वहां पर वोट देने जाते हैं। तो ये नया कुछ नहीं है इसमें। नहीं आदित्य जी, मैं नए की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन यह नियमानुसार, कोई किसी के समय से रहा हो, यह नियम के अनुकूल नहीं है ना जी। क्या निर्वाचन आयोग इस बात, आप अपने नियम बना दीजिए, निर्वाचन आयोग से परमिशन ले लीजिए, लेकिन यह कहीं लागू नहीं होता। जो बीजेपी कर रही है, जो सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल अपने एजेंडे को सेट करने के लिए वो कर रही है, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो परिसीमन हुआ, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, उस परिसीमन में कितने विवाद हुए? आपने परिसीमन की बात की, मैं आपको एक चीज बताऊंगा क्योंकि वक्त कम है, और यूसुफ आपसे मैं क्लोजिंग कमेंट ले लूंगा। मैं झारखंड में तब कांग्रेस के प्रभारी रहे, जो भारतीय जनता पार्टी चले गए हैं, तो उनके साथ एक दिन शाम को बैठा हुआ था, चाय पे गपशप कर रहा था। तो झारखंड के परिसीमन की एक बड़ी खास बात है, बहुत कम लोगों को पता है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ज़्यादातर ट्राइबल डेजिग्नेटेड हैं, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या लगभग बराबर है, और वो सब कांग्रेस पार्टी जीतती है, पर ट्राइबल वोट नहीं मिलता उनको, उस पर माइनॉरिटी वोट मिलता है। तो ये जो परिसीमन की पॉलिटिक्स है, ये है तो बड़ी पुरानी, लेकिन इस बार बहुत एग्रेसिव तरीके से परसू की गई। और परिसीमन की पॉलिटिक्स के कैजुअलिटी भी जो कांग्रेस के आज वो बीजेपी में है, बड़े ध्यान से सोचिए कि जब डीलिमिटेशन हुआ उसके बाद जितिन प्रसाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जीत पाए, शाहजहांपुर, जब वो टूटी, एक बार जीत गए सचिन पायलट, जब दौसा वाला परिसीमन हुआ, लेकिन उसके बाद उनको बहुत दिक्कत आई। वो कितनी बार बात पे कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का शेप बदल गया। तो ये जो पॉलिटिक्स है डीलिमिटेशन की, अपने आप में जिसे कहते हैं इतनी मोटी, आप इस पे किताब लिख सकते हैं। आपने जितिन प्रसाद का नाम लिया, सचिन पायलट का नाम लिया, इससे मुझे उमर अब्दुल्ला की याद आई, क्योंकि उनका मैंने अभी इंटरव्यू लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से फिर से बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने ये डिसीजन तब लिया जब डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट बना रहा था और उनको पता चला कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर जो है वो बट रही है और वो अलग अलग हो रही है। और मेरे को लग रहा है अपने, हालांकि उन्होंने ये रीजन नहीं दिया, बट मुझे लग रहा है कि दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ी बात है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यूसुफ बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जो फिगर आई है कि भाई अगर ये 1 साल से ज्यादा से जो लोग वहां रह रहे हैं उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में कुल जो वोटर है अभी वो 78 लाख है, और अगर ये 25 लाख जुड़ जाते हैं तो 25 मतलब इसका मतलब ये होगा कि लगभग 40% नए वोटर आप जोड़ रहे थे, तो जम्मू कश्मीर की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी भाई। जो बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेमोग्राफी चेंज होने पर शोर मचाती है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के जरिए ये काम जम्मू कश्मीर में कर रही है। देखिए, मोटी बात यह है कि डेमोग्राफी एक अलग मुद्दा, और हाँ मैं मानता हूं कि डेमोग्राफी हर पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन यूसुफ, ये कश्मीर में जो इस वक्त जो परिसीमन और ये जो वोटिंग लिस्ट में उन लोगों का नाम जो 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रॉड पॉलिटिकल इक्वेशंस ज़रूर बदलेगा। तो
महेंद्र जी, आपसे मुझे पता है कि आप इस डिबेट पे नहीं ले पाए, तो उसकी क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। महेंद्र जी, आपको लगता है कि ये इक्वेशन बदल सकता है? मुझको लगता है ये इक्वेशन बदल देगा। नहीं, देखिए कार्तिकेय जी, हमें ये समझना होगा, अब हम जम्मू और कश्मीर को बिना आर्टिकल 370 के देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से जो है इस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का विश्लेषण करना पड़ेगा। आर्टिकल 370 के बाद जो है कोई उनको विशेष दर्जा नहीं है और आर्टिकल 370 के रहते वहां पे जो राजनीतिक दल सक्रिय थे, निश्चित रूप से वहां पे परिवर्तन आएगा। और ये सरकार के ऊपर कहना कि देखिए जो वोटिंग लिस्ट है, ये मुझे लगता है कि ये बिना बात के एक इशू बनाया जा रहा है। जो है किसी को भी आप कहीं पे भी शिफ्ट करते हैं, आपको टेम्पररी वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं अगर आप वहां का रेजिडेंशियल प्रूफ देते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम अभी भी 370 के पहले का कश्मीर अपने दिमाग में लिए हुए हैं और ये जो तीन परिवार हैं, ये जो दो, खासकर जो दो पार्टियां हैं और जो वहां के जो जिसको आप कहें कि उन्हीं के परिवार से जो है उन्हीं का शासन वैली में रहा है, उनको निश्चित रूप से इससे अपने आप को सत्ता छीनती हुई दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अब नई जो है प्रकार की राजनीति होगी, नए समीकरण बनेंगे और उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था कि हम जम्मू कश्मीर को कोई भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, उसको आर्टिकल 370 को हम हटाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। महेंद्र जी, हम लोग ओवर हो गए हैं। आखिरी आदित्य, आपको लगता है चुनाव अगले साल हो जाएंगे और अगले से अगले साल जाएंगे? देखिए, कश्मीर अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अभी है पॉलिटिकली, अगर हम देखें बहुत ही अनसर्टन है। लेकिन मेरा खुद का आंकलन है कि बीजेपी स्टिल टेस्टिंग वाटर्स और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से प्रेशर में नहीं है बीजेपी, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो या डिप्लोमेटिक प्रेशर हो। तो मुझे लगता है वो आराम से अभी 24 का इलेक्शन लड़ेंगे और 24 के इलेक्शन के बाद हो सकता है कि वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएं। ये भी बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन इतना मुलतवी किया जाएगा। लेकिन खैर, कश्मीर की पॉलिटिक्स एक अलग मुकाम पे है। जब कश्मीर की पॉलिटिक्स कश्मीर में तो रेलेवेंट है, पर कश्मीर पर की गई पॉलिटिक्स का असर पूरे देश पे भी पड़ रहा है। तो यूसुफ, आपका, अंकित, आदित्य, सुनील जी, महेंद्र जी, ब्रजेश, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग देख रहे थे सियासत की बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।